ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमने यहाँ पे अभी लास्ट जो लेक्चर है वो छोड़ दिया था कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसके लिए मोस्ट कॉमन जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी हैं, और या एंटी LKM, दैट इज लीवर किडनी माइक्रोसोमल वन एंटीबॉडी। इसमें ELT भी ज़्यादा होगी और AST भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लीवर डैमेज है जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी कहते हैं। अब देखिए, इनिशियली देयर विल बी सिरोसिस, देन पोर्टो सिस्टेमिक शंट होगी, एंड दैट विल लीड्स टू डिक्रीज अमोनिया मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो अमोनिया गैस है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होती है, लीवर में। एंड अमोनिया जो गैस है ये लीवर में जाता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म दैट इज कॉल्ड यूरिया। तो अगर अमोनिया की मेटाबॉलिज्म कम होगी तो फिर रिलेटिवली अमोनिया विल नॉट कन्वर्ट इनटू यूरिया, देन अमोनिया लेवल विल बी हाई। तो मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज लेकिन रिलेटिवली अमोनिया लेवल विल बी हाई, जिसकी वजह से दिस अमोनिया कैन क्रॉस blood brain barrier and leads to neuropsychiatric dysfunction, which is reversible if we can diagnose the condition on time and treat it on time. Actually, it's ranging from disorientation up to S-T-Rexes and difficult to arouse in coma. अगर एक पेशेंट है उसको लीवर फेलियर है, लीवर सिरोसिस है, and that patient on the top of cirrhosis develop disorientation, mental confusion, and even coma. So that is most likely because of hyperammonemia. Ammonia level will be very very high in the blood. इसके अंदर देखिए जो ट्रिगर है, इंक्रीज अमोनिया या प्रोडक्शन है, या डिक्रीज अमोनिया रिमूवल है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और रिमूवल कम होगी तो बॉडी के अंदर अमोनिया की लेवल भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये इंक्रीज प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ड्यू टू GIT, ब्लीड, कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फेक्शन, इन तीनों कंडीशन के अंदर अमोनिया की जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा होती है। तो ब्लड में जितना अमोनिया ज़्यादा आएगी उसकी मेटाबॉलिज्म होगी नहीं, तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, एंड इट विल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर लेटर, दैट विल लीड टू हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। फिर इसके बाद यह डिक्रीज अमोनिया रिमूवल। द क्लासिकल cause is renal failure, diuretic और bypass hepatic blood flow post tips। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसजुगुलर इंट्रापेरिटोनियल शंट होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड लैक्टियोलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लैक्टियोलोज है ये हम कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं। ये क्या करता है, ये अमोनियम जनरेट करता है और ये अमोनिया की लेवल को कम करता है। और जो रिफॉक्समिन है ये अमोनिया प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया को कम करता है। Actually, in our gut intestine, there are some bacteria which is ammonogenic, which produce ammonia. तो ऐसा ड्रग जो इंटेस्टाइन के अंदर अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को कम करे, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिफॉक्सिमिन। और अमोनियम को जनरेट करके अमोनिया कम करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टियोलोस। दैट इज कॉल्ड हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनमें सीजर वगैरह भी होता है, उनके लिए हम बाद में EEG करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लीवर ट्यूमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो या तो हेपेटिक एडिनोमा के ऊपर आता है या हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा के ऊपर आता है। तो दीज टू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, बट नाउ वी शुड गो फॉर ऑल ऑफ देम। हेपेटिक हेमेंजियोमा, इट इज आल्सो नोन एज केवर्नस हेमेंजियोमा, मोस्ट कॉमन बिनाइन लिवर ट्यूमर। इट्स मीन कि जो हेमेंजियोमा है इट इज अ बिनाइन लिवर ट्यूमर, and that typically occur at the age between 30 and 50। अब यहाँ पे दो पॉइंट ये है, हेमेंजियोमा इट इज अ ट्यूमर arises from the vessels, ये vessels है, and veins are most commonly affected, there is venous malformation। हम कहते हैं कि ना मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी। इसका जो एमसीक्यूज है वो ये है कि इस ट्यूमर के अंदर बायोप्सी इज कंट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि आप अगर इससे पीस ऑफ टिश्यू लेंगे तो ये ट्यूमर तो वेसल से निकला है, तो वेसल के अंदर हीमोरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ड्यूरिंग टेकिंग बायोप्सी इफ यू हिट द ब्लड वेसल देयर इज अ चांस ऑफ ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ दैट रीजन बायोप्सी इज कंट्रा इंडिकेट इन हेपेटिक हेमेंजियोमा। इसके बाद है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, द सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर, अगर प्रीडोमिनेटली इन अ फीमेल बिटवीन 35 एंड 50। हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ हेपेटोसाइट टू एन एबेरेंट डिस्ट्रोफिक आर्टरी। इसका मतलब यह है कि एबनॉर्मल आर्टीरियल
या एबनॉर्मल आर्टीरियल आर्किटेक्चर की वजह से हमारी जो हेपेटोसाइट है, इट विल शो अ रिएक्शन। इट इज मार्क बाय सेंट्रल स्टीलेट स्कार, ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्क बाय सेंट्रल स्टीलेट स्कार यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, डिटेक्टेड एक्सीडेंटली। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि लीवर की मुख्तलिफ जगहों पे फोकाई पे नोड्यूल्स की तरफ बाल की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्टीलेट स्कार होता है। सो दीज आर नॉट malignant, दे आर बिनाइन, और इसकी जो सिम्टम है वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, बट दीज पेशेंट डायग्नोज वेरी वेरी एक्सीडेंटली। फिर हेपेटिक एडिनोमा क्या है? इट इज अ रेयर बिनाइन ट्यूमर often related to OCPs. This is the point I want to put in your mind for exam. जो लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं, स्पेशली फीमेल, OCPs आर द मेडिसिन विच प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीमेल OCP यूज करती है उनमें अगर कोई लीवर कैंसर है तो मोस्ट लाइकली इज हेपेटिक एडिनोमा। आर एनाबोलिक स्टीरॉयड यूज के साथ may regress spontaneously or rupture which lead to abdominal pain and a shock। क्योंकि when the tumor is rupture तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी एंड एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की कंटेंट्स कम हो जाती हैं तो फिर आर्गन को हाइपो परफ्यूजन होती है, दैट इज नोन एज शॉक कंडीशन। तो याद रखें एग्जाम क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ट्यूमर दैट इज क्लासिकली सीन इन दोज पेशेंट हु आर OCP यूजर, दे आर हेपेटिक एडिनोमा। इसके बाद है हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, इट इज आल्सो नोन एज हेपेटोमा। इट इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी malignant liver tumor in adults। मतलब ये जो ऊपर है ये बिनाइन है, लेकिन ये क्या है? कार्सिनोमा इज ऑलवेज malignant। So these three are benign, but this is malignant, which has the ability to transfer from one part to another। जो malignant cancers होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। So it has the ability of metastasis। It is associated with hepatitis B virus, maybe with cirrhosis and all other causes of cirrhosis, including hepatitis C, alcoholic, non-alcoholic, fatty liver disease, autoimmune, hemochromatosis, iron overload, Wilson disease, that is uh, वेलसन डिजीज के अंदर क्या होता है? लेड ओवरलोड, दैट इज कॉल्ड लेड ओवरलोड कंडीशन। सॉरी, जो वेलसन डिजीज है इसके अंदर क्या होता है? देयर इज कॉपर ओवरलोड, ठीक है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड स्पेसिफिक कार्सिनोजन, दोज एजेंट्स which has the ability to cause cancer, they are called carcinogen। The most important is aflatoxin, very important, and they multiple time ask in the exam। Actually, those causes which can cause cirrhosis, they will later can cause hepatocellular carcinoma। Finding में anorexia, jaundice, tender hepatomegaly leads to decompensation previously stable cirrhosis like ascites, portal vein thrombosis, and the most important, अगर ये कैंसर हम टाइमली डायग्नोज ना करें या इसकी टाइमली हम ट्रीटमेंट ना करें, so this is carcinoma, it has the potential to spread from one part to another and that will spread hematogenously। मतलब ये है कि जो हेपेटोसिलर कार्सिनोमा है, ये जो ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू द ब्लड। इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं और कंट्रास्ट CT या MRI, बायोप्सी एफ डायग्नोज इज अनसेंटर। सो बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल इज that is CT or MRI that can confirm the diagnosis of hepatocellular carcinoma। लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हमें मास नजर आएगी, उससे हम स्क्रीन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CT या MRI करें बट स्टिल यूर डायग्नोसिस इज अनसर्टन, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन गो फॉर बायोप्सी, लेकिन वो हम फिर लास्ट में करते हैं। इसके बाद ये दो और भी कैंसर है, इनको देखते हैं। हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, इट इज अ रेयर malignant ट्यूमर ऑफ एंडोथेलियल ओरिजिन। आप लोग पता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं एनीवेयर इन द बॉडी, they are lined by a special type of cell and those are known as endothelial cell। इस endothelial, एंजियो मीन ब्लड वेसल, एंजियो का मतलब क्या है? ब्लड वेसल। और सार्कोमा इज अ ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम mesenchymal टिश्यू। mesenchymal टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड होता है। देखिए, वो कैंसर जो कार्सिनोमा है, जो सॉरी द कैंसर विच इज malignant, जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकता हो, लेकिन उसकी जो ओरिजिन है वो एपिथेलियल टिश्यू से है। एपिथेलियल टिश्यू से आने वाला malignant कैंसर वो कार्सिनोमा होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू या मीजनकाइम से आने वाला जो malignant कैंसर है उसको हम सार्कोमा कहते हैं, ठीक है जी। इसमें जनाब
आर्सेनिक की वजह से, विनाइल क्लोराइड की वजह से हो सकता है। मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट लिवर ट्यूमर सेल ओवरऑल। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड जीआईटी, ब्रेस्ट, लंग कैंसर। मेटास्टेसिस आर रियली सोलेटरी। इसका मतलब यह है कि लंग कैंसर जो है वो दूसरी जगहों पे, लीवर कैंसर जो है मल्टीपल एरिया में जाके दूसरी जगहों में स्प्रेड हो सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हार्ड फेवरेट टॉपिक फॉर प्लेग USMLE, that is called Budd-Chiari syndrome. Very, very important. BCS, Budd-Chiari syndrome. It is a hepatic venous outflow tract obstruction due to thrombosis or compression with centrilobular congestion and necrosis, which can due to congestive liver disease. अब देखिए, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द लीवर। आप लोग को पता है लीवर से अगर हम वापस ब्लड लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, लीवर को जो वेन आता है उसका नाम तो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन। लेकिन लीवर से जो वेन आगे जाती है, मतलब जो ब्लड आगे लेके जाती है, द वे द वेन विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द लीवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक वेन। इसको क्या कहते हैं? हेपेटिक वेन। अगर इस हेपेटिक वेन के अंदर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, ब्लड का गाढ़ापन बनता है, तो फिर ये जो हेपेटिक आउटफ्लो वेन है इनके ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या किसी भी वजह से, या तो पहले, या तो ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है जो आगे जा नहीं रहे, तो हाइपर विस्कोसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड स्टेसिस, या बाहर कोई चीज़ है जो इस वेन को कंप्रेस। लेकिन अल्टीमेटली इतना याद रखें कि इस कंडीशन में हेपेटिक वेन की क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन। तो फिर जो ब्लड ने आगे जाना था वो नहीं होगा, then the blood will be remain in the liver. So venous blood retention in the liver can cause congestive liver disease, which will leads to hepatomegaly, ascites, varices, abdominal pain, and liver failure. Absence of jugular venous distinction. इसकी वजह यह है कि हेपेटिक वेन है तो आगे ब्लड इन्फियर बिना केवा को दे रहे हैं, तो जुगुलर वेन पे जनाब कोई असर नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें तीन चीजें आप लोग को मैं बताता चलूंगा। लेकिन ये होता कब है? हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, पॉलीसाइथीमिया वेरा, पोस्टमार्टम स्टेट, हेपेटोसिलर कार्सिनोमा। क्योंकि इन सब कंडीशन के अंदर जो ब्लड की विस्कोसिटी है, HB लेवल ज्यादा होने की वजह से वो बढ़ती है, जिसकी वजह से स्लगिश ब्लड फ्लो की वजह से, ब्लड स्टेसिस की वजह से हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से बटकेरी सिंड्रोम होता है। और इसमें जो लीवर है, दैट इज नटमेग लीवर और मॉडर्न अपेयरेंस लीवर। एक होते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन थ्रोम्बाई इन द पोर्टल वेन प्रॉक्सिमल टू लीवर। अगर यहाँ पे पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाए, इट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, बट लेटर डिवेलप व्हेन द प्रेशर इज हाई, कैन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, फीवर, may lead to bowel ischemia if extension to superior mesenteric vein। क्योंकि जो पोर्टल वेन है वो तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से बनता है। स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन मिलकर क्या बनाते हैं? पोर्टल वेन। तो अगर मसला ज्यादा हो जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी एरिया की ब्लड सप्लाई कम करा सकती है, तो एक बाउल इस्कीमिया भी करा सकता है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, इसकी जो काजेज हैं, दैट इज सीरोसिस, malignancy in cancer, pancreatitis, and sepsis. These are the different causes of portal vein thrombosis. तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, the most important one, which is very very important, and they ask in the exam multiple time। तो इतना याद रखे कि एक्चुअली अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है, उसको एसाइटस है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एसाइटस। नंबर टू, टेंडर हेपेटोमेगेली। क्या है? हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली। एंड उसके अंदर जनाब एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन, हेपेटोमेगेली एंड एसाइटस इन अ पेशेंट हु हैज पॉलीसाइथेमिया वेरा। थिंक अबाउट बटकेरियर सिंड्रोम। जो बटकेरियर सिंड्रोम है उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में देयर इज नो हेपेटोमेगेली। व्हाई? क्योंकि पोर्टल वेन का काम तो ब्लड आगे देना है, तो अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ब्लड तो आगे नहीं जाएगी, तो पोर्टल वेन रादर देन इंक्रीज इन साइज वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हेपेटिक वेन का काम ब्लड आगे लेके जाना, तो अगर हेपेटिक वेन obstruct हो जाए तो ब्लड आगे नहीं जाएगी, वो रिटेन होगी लीवर के अंदर, which can cause hepatomegaly। So there is hepatomegaly in Budd-Chiari syndrome, but hepatomegaly is absent in the portal vein obstruction। इसके बाद है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अगेन अ वेरी वेरी हार्ड फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर। तो व्हाट इज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन?
It is a misfolded gene product protein aggregate in the hepatocellular endoplasmic reticulum, which can cause cirrhosis with periodic acid shift globule in the liver. It is a co-dominant trend, जो ना ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो अल्फा वन एंट्रीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड को-डोमिनेंट ट्रेड। मैं तेरे दो चीजें बताता हूँ। इन द लीवर एंड लंग्स, लीवर और लंग्स में एक एंजाइम होता है एलास्टेज, जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं। अब उस एंजाइम का काम लीवर और लंग्स के अंदर डैमेज कराना है, उसको जनाब अंदर से खराब करना है। उसके खिलाफ जो नेचर ने एक एंजाइम रखी है काउंटर पार्ट के लिए, वो एंटी ट्रिप्सिन है। तो अगर इस एंटी ट्रिप्सिन की कमी आ जाए तो लीवर भी डैमेज होगी और लंग्स भी। तो इसमें क्या होगा कि often present in young patient with liver damage and dyspnea विदाउट हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग। क्योंकि पेशेंट जो है उसमें लीवर प्लस लंग प्रॉब्लम दोनों होगी, क्योंकि जो ट्रिप्सिन है इलास्टेज है, इट डैमेज द लीवर एंड लंग्स बोथ। और इससे बचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटी ट्रिप्सिन होता है। तो एंटी ट्रिप्सिन अगर डेफिशिएंट है तो मतलब उसके अंदर फिर देयर इज अ हाई चांस ऑफ डैमेज टू द लंग एज वेल एज लीवर। इन द लंग्स डिक्रीज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन कैन कॉज अनइनहिबिटेड एलास्टेज। देखें, जो एलास्टेज है इसकी इनहिबिशन ये क्या करता है, ये एल्वुलाई ऑफ द लंग को डैमेज करता है, ये इलास्टिक टिश्यू को काम करता है। एलास्टेज डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द लंग। तो फिर लंग्स जो है अगर इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, वो इतने बढ़ जाएंगे वो दोबारा जो है उसमें जो लचक है इलास्टिसिटी है वो नहीं रहेगी, तो दोबारा जनाब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसको एम्फाइसीमा कहते हैं। दैट इज एम्फाइसीमा। तो पेन एसिनार एम्फाइसीमा। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखें, एक होता है ये हम आगे अब इस पे इसलिए बात नहीं करूंगा, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। एग्जाम के अंदर आता है कि अगर एक एमसीक्यूज आ जाए कि एम्फाइसीमा इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी, दैट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एम्फाइसीमा हैज टू टाइप, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा एंड पेन एसिनार एम्फाइसीमा। अगर सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा में पेशेंट आते हैं तो उसकी लीडिंग काज स्मोकिंग होती है, और पेन एसिनार में आते हैं तो उसकी लीडिंग काज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों ने साथ साथ याद रखनी है, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको थोड़ा सा जनाब स्टार्ट करते हैं। ये तो लंबा टॉपिक है लेकिन इसमें जितना हम कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय जैंडिस। जैंडिस क्या है? It is the abnormal yellowing of the skin, especially sclera. Sclera is the white part of the eye. अगर ये yellow हो जाए, that is due to bilirubin deposition, that is called of jaundice। क्योंकि जो jaundice है इसको हम कहते हैं, jaundice is also known as in medicine icterus। इसको क्या कहते हैं? icterus। This mean कि abnormal deposition of bilirubin over the sclera, which leads to yellowing of the skin and sclera, that is called of jaundice। अब यहाँ पे हाइपर बिलिरुबिनेमिया, बिलिरुबिन का लेवल क्यों बढ़ता है? या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है या उसकी क्लियरेंस कम है। आपको पता है कि एक चीज़ अगर डेली के हिसाब से 10 बनना है और 10 निकलना है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन या तो 10 की बजाय 20 बन जाए, या 10 की बजाय 10 ही बने लेकिन 10 निकले ना 5 निकले, या तो प्रोडक्शन रेट बढ़ाए या क्लियरेंस रेट कम करे, दोनों की वजह से बिलिरुबिन की लेवल ब्लड में बढ़ सकती है। दैट विल लीड टू जॉन्डिस। इम्पेयर्ड हेपेटिक मतलब अपटेक, conjugation and excretion, these are the most important three causes which leads to jaundice। jaundice की जो कॉमन causes है बिलिरुबिन बढ़ने की, that is hemolysis। अब मैं बता रहा हूँ, hemolysis के अंदर there is extra lysis of RBC, और जितना आरबीसी लाइज ज्यादा होगा उसके अंदर हीम होता है, हीमोग्लोबिन, और हीम से बिलिवर्डेन और आखिर में बिलिरुबिन। अगर इतना ज्यादा बिलिरुबिन बन जाए कि वो लीवर से ले ना सके, इम्पेयर्ड अपटेक करे, मतलब आपको पता है कि जो बिलिरुबिन है जो आरबीसी की लाइसिस से बनता है, दैट इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल। इसको हम कन्वर्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल में, या फैट सॉल्युबल को अनकंजुगेट कहते हैं। So whatever the bilirubin that is synthesized from RBC, that is called unconjugate। इसकी कंजुगेशन के लिए इसको लीवर में जाना होगा और लीवर के सेल के अंदर जाना होगा, हेपेटिक अपटेक करनी होगी, लेकिन वो तब होगा जब ये नॉर्मल बनेगा। अगर हीमोलाइसिस है, अगर आरबीसी की लाइसिस बहुत ज्यादा है तो फिर ये सेल इसको अपटेक नहीं करेगा एंड देयर इज अ हाई चांस ऑफ जैंडिस।
ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, लीवर डिजीज, दीज ऑल आर द कॉज ऑफ जॉन्डिस। फिर यहाँ से हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो जॉन्डिस है, इसके फिर कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उनकी जो टाइप्स है जॉन्डिस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कंजुगेट जॉन्डिस क्या है, अनकंजुगेट क्या है, और उसमें इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, अनकंजुगेट है, और ये फिर मिक्स है। लेकिन इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक टेबल ड्रा करूंगा, और फिर न्यू नेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया बच्चों के अंदर, फिर एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। तो इंशाल्लाह इस पे हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक इंशाल्लाह आप लोग ये देख लें। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है, लेक्चर मज़ा करता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।